नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, वीडियो शुरू करने के पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के सामने की घंटी को जरूर दबाइए ताकि विश्लेषण से संबंधित हमारे हर दिन के वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद ढाका से दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा ही नहीं मंडरा रहा है बल्कि कई मंदिर तोड़े गए हैं और हिंदुओं के घरों में, दुकानों में, पंडालों में, शिविरों में आग लगाई जा रही है और हत्याएं की जा रही है, घरों में लूटपाट की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। बांग्लादेश के लोगों को पता है कि शेख हसीना और नरेंद्र मोदी में अच्छी खासी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार 2024 में शपथ लेने के लिए जाते हैं तो शेख हसीना बांग्लादेश से आती हैं मेहमान के रूप में। नरेंद्र मोदी और शेख हसीना की दोस्ती आज से नहीं है, करीब 2014 से ही है। 15 साल हो गए शेख हसीना को प्रधानमंत्री बने हुए बांग्लादेश में और 10 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को भारत में। इन दोनों प्रधानमंत्रियों की दोस्ती और इनकी विदेश नीति के तहत बांग्लादेश के उपद्रवी और आंदोलित लोगों को लग रहा है कि भारत ने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दे करके ठीक नहीं किया है और वहाँ की जनता में उबाल आ रहा है और इसी उबाल की वजह से हिंदुओं पर अटैक किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के सबसे बड़े इस्कान मंदिर जो कि बांग्लादेश के मेहर में स्थित है, उसमें आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है और वहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। स्थिति यहाँ तक नाजुक हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी के रूप में पश्चिम बंगाल यानी भारत आना चाहते हैं और वह किसी भी समय आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से, पीएमओ हाउस से हिंडन गाजियाबाद का वह क्षेत्र जहां पर कि शेख हसीना ठहरी हुई हैं, हिंडन एयरफोर्स में करीब 24 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख हसीना से मुलाकात नहीं करने आए और अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार हैं, उन्हें भेजा गया मिलने के लिए। हम समझते हैं कि अच्छा हुआ प्रधानमंत्री मिलने के लिए नहीं आए, लेकिन कई मीडिया ऐसे हैं, मीडिया संस्थान, मीडिया हाउस जो सवाल उठा रहे हैं कि शेख हसीना से मिलने क्यों नहीं दिए गए। खास करके गोदी मीडिया के कई चैनल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए था। अगर मिलना चाहिए था और प्रधानमंत्री मिलने जाते शेख हसीना से तो इसकी सूचना बांग्लादेश में मिल जाती। आजकल सूचना फैलने में, पहुंचने में देरी नहीं लगती है और तब बांग्लादेशियों को जो कि उपद्रवी और आंदोलनरत हैं, जब उन्हें पता चलता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मुलाकात करके खिचड़ी पका रहे हैं, तो शायद हिंदुओं के ऊपर अटैक और बढ़ जाता। शेख हसीना को भारत में शरण देना क्या सही है? आप बताइए कमेंट करके। हम समझते हैं कि सही नहीं है। अगर
उन्हें यहाँ आने की अनुमति दी गई है तो यहाँ का विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री एस जयशंकर या सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुमति दी होगी। क्योंकि तख्ता पलट के बाद अगर कोई शासक भागता है और उसको शरण पड़ोस का ही देश देता है तो दोनों देशों में आने वाले शासक जो मोहम्मद यूसुफ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं बांग्लादेश के, तो यूसुफ और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूरदृष्टि का परिचय देना चाहिए, दूरदर्शिता का परिचय देना चाहिए, ताकि भारत बांग्लादेश के संबंध भी बने रहे, कूटनीति भी बनी रहे, विदेश नीति भी बनी रहे और वहाँ बसे हुए भारतीयों को कोई नुकसान भी न होने पाए। लेकिन क्या इस दिशा में हमारी सरकार जा रही है? राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक जब 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ और भारत की ओर रुख किया शेख हसीना ने, उसके बाद भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सभी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन देने का वादा किया और कहा कि जो उचित निर्णय हो वो लिया जाए, हम आपके साथ हैं। तो सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से पूछा कि आपकी तात्कालिक और दीर्घकालिक नीतियां क्या हैं बांग्लादेश के प्रति, और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अटैक को कैसे रोका जा सकता है और उनकी जान माल को की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। सवाल पूछा गया कुछ और उत्तर दिया जाता है कुछ और। एस जयशंकर कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि हिंदुओं के ऊपर संकट आए, और बांग्लादेश की स्थितियों पर, ढाका की परिस्थितियों पर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं और इस कड़ी नज़र को सुनते सुनते कान पक गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ और एस जयशंकर कहते हैं और मामले को टालते हैं, उसमें कड़ी नज़र कहना इनके लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वह अत्याचार नहीं होता, और अगर होता भी तो कमतर होता, ज़्यादा नहीं होता। बांग्लादेश में 15 करोड़ मुसलमान हैं और 1.31 करोड़ हिंदू हैं, और उन हिंदुओं में अडानी अंबानी जैसे भारत के उद्योगपति वहां पर उद्योग लगाए हैं और उनका बिजनेस इंटरेस्ट बांग्लादेश में है। इसकी वजह से और हिंदू जाकर के वहां बस गए हैं, भारत से जाकर के वहां बस गए हैं, और आज इन सभी की जान खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति से संपर्क करें और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की अपील करें। ऐसा नहीं है कि सारे बांग्लादेशी हिंदुओं के दुश्मन हो गए हैं। कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुस्लिम कहा जा सकता है, जो हिंदुओं की मंदिरों के आगे जाकर खड़े हो गए सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में। और कई मौलवी और मुस्लिम ऐसे भी हैं जो कि अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार कतई नहीं किया जाए और लूटपाट आगजनी का काम बंद किया जाए। भारत में भी मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पूरी दुनिया में होता है, और उनमें भारत में शायद कुछ ज़्यादा ही अत्याचार होता है। और जब मुसलमानों के खिलाफ इस देश का प्रधानमंत्री स्पीच दे, इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों के का ध्रुवीकरण करके हिंदुओं का
80-20 का खेला खेले तो समझ लीजिए कि स्थिति कितना नाजुक बांग्लादेश में हो सकती है। भारत में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खुद प्रधानमंत्री के हाथ सने हुए हैं। और उस समय जब यहाँ पर टारगेट किया जाता है मुसलमानों पर, उनके नरसंहार की बात कही जाती है, उन्हें देश से निकाल करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भेजने की बात कही जाती है, तो पूरी दुनिया की नज़र होती है, पाकिस्तान की भी नज़र होती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, सभी की नज़र होती है और सबको यही लगता है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं हैं। और जब आज यही स्थिति बांग्लादेश में हो गई है तो सबको यह भी लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है और वह शरणार्थी के रूप में भारत आकर के अपनी जान माल की रक्षा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह खबर जो कल हुआ, कल से आज तक की घटना घटी है, इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहेंगे। इसकी भनक पहले से रही होगी। जितनी भी एजेंसियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई है, आईटी है, इंटरनेशनल पुलिस है, इसके हवाले से कोई भी घटना, दुर्घटना होने के पहले हमारे शासकों को या दुनिया भर के शासकों को सूचना मिल जाती है। और सूचना मिलने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के जान माल की सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश को अलर्ट नहीं कर सके, उन्हें डांट फटकार लगा करके सही रास्ते पर लाने का काम नहीं कर सके और अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? मुस्लिम तुष्टीकरण से चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी क्या हिंदुओं के भी दुश्मन हो गए हैं? हिंदुओं के साथ तो उनका डीएनए का रिश्ता होता है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में डीएनए एक ही पाते हैं। तो जब सबका डीएनए एक है, सभी एक हैं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार और भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार क्यों होता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और उसमें विपक्ष पूरी जिम्मेदारी सत्ता को सौंप देती है कि आप जो उचित है वो करिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जो उचित है वो कर पा रहे हैं? क्या हिंदुओं की जान माल की रक्षा के लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति से संपर्क किए हैं? कतई नहीं किए हैं। ऐसी कोई भी सूचना नहीं आ रही है कि संपर्क साधा गया हो, बल्कि वह अपनी आगामी रणनीति, अपनी कूटनीति, अपनी विदेश नीति को लेकर के जिस तरह से चिंतित है और हर चीज को वह चुनाव से जोड़ करके देखते हैं उसमें मशगूल है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हेट स्पीच दे रहे हैं आज भी मुसलमानों के खिलाफ, क्या इसका असर बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं पड़ेगा? क्या इसकी यहाँ की हेट स्पीच की वजह से बांग्लादेश में के हिंदुओं में और ज़्यादा आग नहीं लगेगी, और ज़्यादा लूटपाट नहीं होगा, और ज़्यादा मौतें नहीं होंगी? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर जो दुर्घटना बांग्लादेश में घटी है वही घटना अगर भारत में घटती और चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश मजे लेने का काम करता तो क्या यह किसी को अच्छा लगता? कतई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए 80-20 का खेला आज भी खेल रहे हैं। राम कदम जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वह उकसा रहा है उद्धव ठाकरे को कि हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, उद्धव ठाकरे हिंदुओं के मसीहा बनते हैं, हिंदुओं के पुरोधा बनते हैं। वे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं इसके खिलाफ? तो
इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दूसरे दल के नेताओं को उकसाना क्या साबित करता है? और अगर उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह आग उगलते हैं तो क्या बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उन्हें बचने की संभावना रहेगी? हम समझते हैं कि नहीं रहेगी। भारत को इस समय बहुत संयम, सूझबूझ और दूरदृष्टि से काम लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़े और वहां से उन्हें पलायन करना पड़े। अगर वो पलायन करेंगे तो भारत ही आएंगे और भारत आने के रास्ते में उन्हें कितना संकट झेलना पड़ेगा, क्या स्थितियां होंगी। और भारत में 1 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को शरण दे पाना क्या संभव हो पाएगा? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार इसके लिए तैयार है, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता? तो आज जो स्थिति है इसमें सबसे बड़ी कमी अगर कोई है तो वो भारत सरकार की है। सबसे पहले तो शेख हसीना को भारत आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी, और अगर अनुमति दी गई है तो इसका खामियाजा बांग्लादेश के हिंदुओं को, जो 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं, उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और सरकार ने क्या बताया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति दयनीय नहीं है, हिंदू सुरक्षित है और 12,000 से 13,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके ऊपर संकट है। उसमें से 8,000 छात्रों को बुला लिया गया है भारत। लेकिन जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं तमाम एजेंसियों के जरिए, उससे यही लगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट का खामियाजा हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वह दूसरे देशों अफगानिस्तान या किसी भी देश के साथ भारत की कूटनीति विदेश नीति है, हम समझते हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है। और जिस तरह से बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के गांधी माने जाते हैं और शेख हसीना के पिता हैं, इनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। जब मैंने बताया आपको कि बांग्लादेश के गांधी मुजीबुर रहमान हैं, भारत के महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलाई, तो मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आज़ादी मिलाई इंदिरा गांधी को साथ लेकर के 1971 में। और उन्हीं की मूर्तियों को अगर तोड़ा जा रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति मूक दर्शक बने हुए हैं, तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके लिए जिम्मेदार वहाँ की सत्ता और सेना को ही माना जाएगा। मुजीबुर रहमान की मूर्तियां वैसे ही तोड़ी जा रही हैं जैसे भारत में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं सवर्ण जातियों के द्वारा, खास करके ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था, हिंदू धर्म को छोड़ा था और हिंदू धर्म को छोड़ने के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के समस्त दलित और ओबीसी एससी एसटी समाज को भी छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। इसलिए यहाँ भगवा गैंग आए दिन मूर्तियां तोड़ता है। कमोबेश ऐसी स्थिति बांग्लादेश में भी है और वहां पर सत्ता विरोधी लोग जिन्होंने कि इस तरह के तख्ता पलट का काम किया, वही लोग, और इसमें जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है कि विदेशी साजिश तो नहीं है, निश्चित रूप से विदेशी साजिश है। और पाकिस्तान तो बांग्लादेश को 1971 से ही अपना दुश्मन समझता है। बांग्लादेश में एक संगठन है
मुस्लिम शिविर करके नाम से है और इसमें जमायते इस्लामिया जमाते इस्लामिक 2 संगठन इसके साथ जुड़े हुए हैं और ऐसी खबर है कि इन संगठनों की फंडिंग आईएसआई कर रहा है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जिस तरह से हमारे यहाँ सीबीआई है, इसी तरह से पाकिस्तान में आईएसआई है। तो आईएसआई जब बांग्लादेश के संगठनों को मदद दे रही है, आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, तो कैसे इनकार किया जा सकता है कि विदेशी साजिश नहीं रची गई थी बांग्लादेश में। सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, घरों को लूटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है और दुकानों को, पंडालों को में आग लगाई जा रही है, कत्लेआम किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को सब कुछ चंगा लग रहा है और उसी तरह का बयान दे रहे हैं सर्वदलीय बैठक में। बांग्लादेश में आए संकट, जिससे कि ढाका से लेकर के दिल्ली तक कोहराम मचा हुआ है, यह कोहराम का पटाक्षेप कब और कैसे होगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शेख हसीना जो भगोड़ा शासक हैं बांग्लादेश की, इन्हें भारत से रुखसत किया जाए, वरना हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वह रुकेगा नहीं। परिस्थितियां इतना गंभीर हैं कि मुसलमानों को और हिंदुओं को संयम से काम लेना चाहिए। भारत में भी और बांग्लादेश में भी हिंसा आगजनी तुरंत रुकनी चाहिए। इसके लिए बांग्लादेश के राष्ट्रपति को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाना चाहिए और उस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सबसे बड़ा दबाव भारत का होना चाहिए। हिंदुओं पर अटैक होने का मतलब है कि वहाँ से हिंदू पलायन करेंगे या हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। तो क्या यह सब आरएसएस को पसंद है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्यों नहीं शांति की अपील करते कि बांग्लादेश में शांति स्थापित की जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं शांति की अपील करते? एस जयशंकर क्यों नहीं शांति की अपील करते? क्या ये लोग दोनों देशों में जो कुछ चल रहा है, ज़्यादा तो बांग्लादेश में ही चल रहा है, भारत में तो प्रतिक्रिया हो रही है और सब घबराए हुए हैं भारत में भी, और भारत की सत्ता के भी हाथ पांव फूले हैं, क्योंकि वहाँ पर आरक्षण को लेकर के तख्ता पलट हुआ है, आंदोलन हुआ है और वो आरक्षण का सवाल भारत में भी मौजूद है। और राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी को हक दिलाने के लिए जनगणना कराने की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी इससे दूर भाग रहे हैं, उससे यही सवाल उठता है कि कहीं ऐसा न हो कि 63% ओबीसी, बिहार में जनगणना होने पर ओबीसी की पता चला कि 63% आबादी है, तो 60-63% जो भी आबादी है, अगर एक बड़ा समुदाय जनगणना को लेकर के, ओबीसी का बड़ा समुदाय खड़ा हो जाएगा अपने हक अधिकारों को लेकर के, जनगणना को लेकर के, तो यहाँ पर भी उग्र आंदोलन हो सकता है। और इसी के डर से नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार और पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, सबके हाथ पांव फूले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।